हेलो एवरीवन। हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंप्लीटली पढ़ लिया था। इसमें और काफी चीजें पढ़ी थी, वो सारी हमने इरेज कर दी हैं और ये थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। इसमें एक नई चीज बताने के लिए छोड़ा हुआ है। बाकी सारी चीजें हम जान चुके हैं, कैसे हम किसी वेक्टर के पार्ट्स, किसी वेक्टर को कई सारे कंपोनेंट्स में, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, अब मैथमेटिक्स में भी ये चीज आपको काम आएगी और फिजिक्स में भी कभी कभार कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। फिजिक्स में तो मैथमेटिक्स पूरी पूरी काम आती है। तो छोटी सी चीज ये है, जैसे हमने ये एक वेक्टर लिखा था, एक वेक्टर आर था और उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, ए और बी के लॉन्ग। ठीक है, इसी को एक और नाम देते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। वेक्टर ए और बी का ये लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, ए वेक्टर के ऊपर कोई पावर नहीं है, सिंगल पावर है। बी वेक्टर के भी कोई पावर नहीं है, केवल वन पावर्स है और इनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया है। तो ये जो वेक्टर मिलेगा आर वेक्टर, दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोला जाएगा। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ये शो क्या करता है, ये चीज समझने वाली है। ये क्या शो करता है, जैसे आपसे कहा जाए कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, कोई भी हम दो वेक्टर ले लेते हैं, ये वेक्टर, ये दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। दो लाइंस या दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन बनाएंगे। जैसे हम कहेंगे किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये एक प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेन मान लीजिए, बड़ा सा हाथ मेरा है। ठीक है, तो इस प्लेन में ये वेक्टर दोनों लाई कर रहे हैं। इनका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, तो अब किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, अब ये प्लेन है। ऐसे कर दिया तो ये प्लेन है, यूं कर दिया तो ये प्लेन है, इसमें लाई कर रहे हैं। कैसे भी करो आप, ये है। तो दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में ही लाई करते हैं, उनसे बनने वाला एक प्लेन हमेशा होगा। दीज वेक्टर कंटेनिंग ए प्लेन ऑलवेज लाइज इन ए प्लेन, दिस इज ए प्लेन। कैसे भी आप कर दो, ठीक है। तो ये प्लेन में लाई करेंगे दो वेक्टर्स ऑलवेज। ओके, अब हमें चाहिए क्या, मैं आपसे कहूं कि ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, दो वेक्टर आपको दिए गए हैं जो कि हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। अब आपसे कहा जाए जिस प्लेन में ए और बी है उसी प्लेन में एक थर्ड वेक्टर, एक जनरल वेक्टर लिखना है जो ए और बी के प्लेन में ही लाई करे। तो सिंपल सी चीज क्या है, यही वेक्टर है वो लिखा हुआ है। हम सिंपल सी चीज क्या करेंगे कि ए वेक्टर को किसी कांस्टेंट से, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सम कांस्टेंट इनटू ए वेक्टर प्लस सम कांस्टेंट इनटू बी वेक्टर और ऐड कर देंगे। अब लैम्डा और म्यू अलग अलग भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकते हैं, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव। इस तरीके से इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स मिलते जाएंगे और वो सारे के सारे ए और बी के प्लेन में ही होंगे। जैसे यहां पर देखा जाए, इस बोर्ड के प्लेन में ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और मैं आपसे कहूं इसी बोर्ड के प्लेन में एक थर्ड वेक्टर, एक थर्ड जनरल वेक्टर लिखना है जो इसी बोर्ड के प्लेन में लाई करे। तो सिंपल क्या किया, सम कांस्टेंट इनटू ए प्लस सम कांस्टेंट इनटू बी। जैसे हमने लिख दिया 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, तो ए प्लस बी भी इसी प्लेन में लाई करेगा। 2a प्लस 3b ये भी इसी प्लेन में लाई करेगा। a माइनस बी ये भी इसी बोर्ड के प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, तो लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। मतलब ए को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और बी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया। ठीक है, ये लैम्डा और म्यू क्या है, रियल नंबर्स हैं कोई। तो ये बोला जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स हमेशा क्या शो करेगा, ए थर्ड वेक्टर, जनरल वेक्टर व्हिच इज लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जब भी लिखोगे आप, तो वो एक थर्ड, एक जनरल वेक्टर देगा और वो किस में लाई करेगा, ए और बी के प्लेन में ही लाई करेगा। ये है कहानी। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर कभी भी गिवन हो, उनके प्लेन में एक जनरल वेक्टर हमें लिखना हो तो सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका एक दूसरा मीनिंग भी समझ लीजिए आप, जरूरत पड़ती है कभी कभी न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर है एंड वेक्टर बी, और इट डिनोट्स ए थर्ड वेक्टर, ए जनरल वेक्टर
which lies in the plane of वेक्टर A and वेक्टर B। ठीक है, ये R वेक्टर जो है ये इसी प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में ही। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं, 5a minus 2b, दिस इज a vector which is lying in the plane of a and b। a और b का जो प्लेन है, जैसे ये a और b का प्लेन यहाँ पर क्या है, ये बोर्ड है, तो 5a minus 2b वेक्टर जो होगा इसी बोर्ड के प्लेन में लाई करेगा। ऐसा नहीं ये ऐसे लाई करेगा, बाहर की तरफ नहीं होगा। ठीक है ना, इसी बोर्ड के प्लेन में वो वेक्टर होगा, इसके परपेंडिकुलर नहीं या इससे बाहर की तरफ कहीं को नहीं, इसी प्लेन में रहेगा। तो इसका ये जनरल मीनिंग भी आप समझ लीजिए। रिजोल्यूशन तो समझ में आ गया था, पूरी कहानी हो चुकी थी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज shows a third vector, a general third vector which is always lies in the plane of the two vectors। जो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आप ले रहे हो, ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इसलिए बोला गया क्योंकि पावर्स क्या है इनकी, 1 है, कोई डबल पावर नहीं है ए और बी वेक्टर पे। ठीक है, सिंगल पावर ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो ए को हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, बी को मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। सिंपल, ये हमारा मैथमेटिक्स में भी यूज होता है और फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स लगाने में यूज हो सकता है, जहां यूज होगा यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी कि दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं और उन दो वेक्टर के प्लेन में एक थर्ड वेक्टर हमें लिखना है जनरल तौर पे, जनरली। ठीक है ना, उन दोनों वेक्टर के प्लेन में एक थर्ड वेक्टर हमें लिखना है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देंगे लैम्डा ए प्लस म्यू बी। ठीक है, अब इनकी स्पेसिफिक अलग अलग वैल्यूज रखोगे, इसको 1 रखोगे, इसको 2 रखोगे तो वो दूसरा वेक्टर मिलेगा, इसको 1 रखोगे, इसको 1 रखोगे तो कोई अलग वेक्टर मिलेगा, इसको 3 रखोगे, इसको 2 रखोगे तो अलग वेक्टर मिलेगा, इसको 5 रख दिया, इसको -3 रख दिया तो अलग वेक्टर मिलेगा। लेकिन सारे के सारे इसी बोर्ड के प्लेन में होंगे और इसी बोर्ड के प्लेन में ए और बी भी लाई कर रहे हैं। ठीक, तो सिंपल हमें ये चीज याद रखनी है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या शो करता है, दैट शोज ए थर्ड वेक्टर which lies in the plane of A and B। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर A and B क्या शो करेगा, ए थर्ड जनरल वेक्टर which lies in the plane of A and B। अब वो कांस्टेंट्स पे डिपेंड करेगा, अगर हमें स्पेसिफिक वेक्टर निकालना है तो ये कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, उसके लिए हमें न्यूमेरिकल में कुछ कंडीशंस दी जाएंगी तो ये निकाल लिया करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज, या हमें गिवन हो तो हम मल्टीप्लाई करके ऐड करके रख देंगे, वो वेक्टर हमेशा इसी प्लेन में लाई करेगा। तो ये ओवर एक्सप्लेनेशन हो गया बहुत ज्यादा, ये बात हमें याद रखनी है, बस इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। मैं चीजों को बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर देता हूं। तो ओवर एक्सप्लेनेशन कभी कभार स्टूडेंट्स को परेशान भी करता है, तो इसलिए टू द पॉइंट हम लोग चलेंगे धीरे धीरे। चलिए, ये था हमारा ऑल अबाउट में भी है, थोड़ा सा पार्ट है। हमने बोला था जब रिजोल्यूशन पढ़ा था वेक्टर का कई सारे कंपोनेंट में डिवाइड करना, कोई वेक्टर है मैंने लिखा 2 आइकन, तो इस वेक्टर को हम बहुत सारे इनफाइनाइट कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, कोई भी दुनिया का वेक्टर हो। मैंने लिखा ए, वेक्टर ए, इसको मैं इनफाइनाइट वेक्टर्स में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, आगे लिख दिया बी प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन, बहुत सारे इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में ये ब्रेक किया जा सकता है। ऐसे ये भी किया जा सकता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन। तो कोई भी वो वेक्टर हम उसके इनफाइनाइट कंपोनेंट बना सकते हैं। लेकिन हमने एक बात कही थी कि हम इंटरेस्टेड किस में है, जो हमें ज्यादा यूज करना है फिजिक्स में, उस चीज पे ध्यान देते हैं। तो हमने बात कही थी कि एक वेक्टर है हमारे पास, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, और वो जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। फिर से सुनिए, एक वेक्टर को हमने डिवाइड करना है, रिजॉल्व करना है, ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, और वो जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे पे
परपेंडिकुलर हो। इसके जो दो पार्ट हम बनाएंगे, दोज पार्ट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दोनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, दोनों कंपोनेंट। जब ऐसा हम करते हैं तो उन कंपोनेंट्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर। इसका एक कंपोनेंट हमने बनाया इस डायरेक्शन में, और इसका एक कंपोनेंट बनाया हमने वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये दोनों कंपोनेंट्स इस वेक्टर के क्या बोले जाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये क्या है? मान लेते हैं हमारे पास एक ये वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। वेक्टर ए है, तो इस एरो की लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी? इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ए से डिनोट करते हैं। अब इस वेक्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स एक प्लेन में, दो डायमेंशंस में। ठीक है ना, एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस मान लेंगे, दूसरी डायरेक्शन वाई एक्सिस मान लेंगे। दो डायरेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं इसको, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, तो उनको हम चूज कर लेंगे अपनी ओरिजिनल रेफरेंस एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो दोनों पार्ट क्या होंगे? इसी के प्लेन में होंगे। ठीक है, ये दोनों पार्ट, इसी वेक्टर को हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में। ठीक है, दोनों पार्ट्स एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल पे होंगे, और जिस प्लेन में वो वेक्टर है उसी प्लेन में वो दोनों इसके कंपोनेंट भी होंगे। ठीक है, तो एक ही, इसका मतलब है हम प्लेनर वेक्टर लिखने जा रहे हैं। एक प्लेन में वेक्टर, इसके कंपोनेंट जो निकालने जा रहे हैं वो एक ही प्लेन में होंगे। अब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इसके कंपोनेंट हमें बताने हैं, तो उन डायरेक्शंस को हमने चूज कर लिया, एक को एक्स एक्सिस मान लिया और एक को वाई एक्सिस मान लिया। तो मान लेते हैं ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन, इधर अपना -x होगा, नीचे -y होगा। अब इसको हमें ब्रेक करना है, तो हम क्या करेंगे? इसके टेल से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इसके हेड से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें इस वेक्टर के दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है, और दोनों ही 90 डिग्री पे हैं। तो इसका मतलब इसका एक पार्ट किधर होगा? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और एक पार्ट किधर होगा? वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री होंगे, बस यही दो पार्ट्स हो जाएंगे। फिर क्या किया हमने? इसी के टेल से वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और हेड से भी वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दीज आर परपेंडिकुलर्स। फिर इसके टेल से इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस, और हमने यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस। अब एक बात देखिए आप, ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन इसके पैरेलल है। इसका मतलब है ये वेक्टर जो है इस लाइन के जो साथ एंगल बनाएगा, वही एंगल इसका एक्स एक्सिस के साथ भी होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, ये वेक्टर इस वाली लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लिया ये क्या है? थीटा। तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा? वो भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। और अगर इसको मैं पीछे ऐसे एक्सटेंड करूं तो यहां पर आकर के एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा और यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल बन गया। तो जो वेक्टर, ये ए वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है वही एंगल यहां पर भी होगा। वाइस वर्सा
ये लाइन के साथ जो एंगल है इस वेक्टर का वही एक्स एक्सिस के साथ भी होगा। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, बना ही देता हूं मैं। ये इसको मैंने एक्सटेंड किया पीछे, और इसको मैं इस वेक्टर को ऐसे पीछे ले जा सकता हूं, ये ठीक है। तो यहां पर आके ये एंगल बनेगा। तो एक्स एक्सिस के साथ इस वेक्टर का एंगल कितना है, थीटा, और इस लाइन के साथ भी थीटा है। ठीक है, ये कहानी थी। अब ये अगर थीटा है और ये है हाइपोटेन्यूज, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, इस वाले में इसको नाम दे देते हैं कुछ, यहाँ पी क्यू आर, ठीक है। तो ये पी आर जो हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से कॉस थीटा, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा, और ऐसी ही ये आ जाएगा ए साइन थीटा। तो ये लेंथ हो गई ए साइन थीटा और ये लेंथ हो गई ए कॉस थीटा, यहां से यहां तक। और अगर ये लेंथ ए कॉस थीटा है तो ये भी ए कॉस थीटा ही होगी। और ये लेंथ अगर ए साइन थीटा है तो ये भी ए साइन थीटा ही होगी। यहां तक कहानी हमें समझ में आ गई। अब देखिए बारी बारी से समझते हैं। ए वेक्टर हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर है, इसको इससे हमने क्या किया, एक्चुअल में ये जो ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा क्या है, इस ए वेक्टर के प्रोजेक्शंस हैं। प्रोजेक्शन क्या होता है, ये वेक्टर है और मैंने यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर टॉर्च लगाई, टॉर्च लगाई तो यहां एक्स एक्सिस पे आके इस वेक्टर की ये शैडो बनेगी यहां से यहां तक, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। और अगर हम इधर से टॉर्च लगाएंगे तो इस वेक्टर का पूरे का एक शैडो बनेगी आके यहां वाई एक्सिस पे, और इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन। तो कभी भी किसी वेक्टर का किसी भी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है या किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है, किसी भी लाइन के ऊपर, तो हमने क्या किया, वेक्टर के टेल और हेड से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। तो ये जो लेंथ आएगी यहां से यहां तक, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। और ये जो लेंथ आएगी ये वाली, तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। तो ये प्रोजेक्शंस हैं, ये क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। और ये क्या है, यहां पर ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस, दिस ए साइन थीटा, और ए कॉस थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। तो टेल से और हेड से हमने ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की, तो यहां से अगर हम टॉर्च लगा के देखें तो इसकी शैडो बनेगी आकर, दिस इज द प्रोजेक्शन। और इधर से टॉर्च लगाएंगे तो इसकी शैडो यहां बनेगी आकर के, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस लेंथ इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये क्या है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, केवल एक नंबर है, एक मैग्नीट्यूड है केवल। cos थीटा की कुछ वैल्यू आ जाएगी, ए की मैग्नीट्यूड कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, एक नंबर आएगा। तो ये क्या है, सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर है। वैसे ही ये भी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको, इस पार्ट को क्या कहेंगे, इस लेंथ को स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन या along x axis, along
एक्स एक्सिस। और इसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। दोनों बात एक ही है। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए along y एक्सिस। ये है तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ along y एक्सिस बोला जाए या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन y एक्सिस बोला जाए, बात एक ही है। वैसे ही इधर, ठीक है। तो ये थे हमारे स्केलर कंपोनेंट्स। ओके जी, अब आप देखिए, हाँ अगर हम बात करें इस वेक्टर की, ठीक है, ए वेक्टर था हमारे पास ये, अब इसको हम इन दो कंपोनेंट्स में लिखना चाहते हैं। तो इस तरफ के कंपोनेंट को हमने कह दिया ए एक्स, क्या नाम दे दिया, इस तरफ के कंपोनेंट को कह दिया ए एक्स। तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये, ठीक है ना, स्केलर कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, ठीक है। ये दिस वेक्टर ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिखे अगर तो ये हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक की लेंथ को हमने क्या डिनोट कर दिया, ए कॉस थीटा को डिनोट कर दिया ए एक्स। इसी को हमने क्या डिनोट कर दिया, ए एक्स, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या डिनोट कर दिया, ए एक्स, जो कि क्या है ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस, और इसको हमने डिनोट कर दिया किससे, ए वाई से। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ए कॉस थीटा। ओके, अब पुरानी चीजें याद करिए, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। तो अगर हम इस कंपोनेंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसी कंपोनेंट को ऐसे लिखेंगे, ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना है इसका, ए कॉस थीटा, इस तरफ कितना मैग्नीट्यूड है, ए कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो अगर हमें ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड का वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे, ए कॉस थीटा इंटू आई कैप। अगर हमें 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए होता है एक्स एक्सिस के अलोंग तो 10 इंटू आई कैप कर देते, लेकिन हमें कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, ए कॉस थीटा दिस मैग्नीट्यूड का चाहिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ए कॉस थीटा इंटू आई कैप। सिमिलरली इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन थीटा जे कैप, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमें ये वेक्टर भी मालूम हो गया और हमें ये वेक्टर भी मालूम हो गया, ठीक है। अगर इस वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो इसको क्या कहेंगे, ए वाई, और इसको क्या कहेंगे, इस वेक्टर को ए एक्स, और इस पे एरो लगाएंगे वेक्टर का, ठीक है। फिर ट्रायंगल बन गया, ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए। तो इस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, इस वेक्टर को हमें डिवाइड करना था दो कंपोनेंट में, और वो दोनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ए एक्स कंपोनेंट किधर है, इधर है, और ए वाई कंपोनेंट किधर है, इधर। ये देखिए ए एक्स कंपोनेंट इधर है और ए वाई कंपोनेंट इधर है, दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, यही इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। लेकिन ये कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ये वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट। तो कौन से हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट्स कौन है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये इसके केवल मैग्नीट्यूड्स जो है वो स्केलर कंपोनेंट बोले जाएंगे। अब इसी की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ये बन गया ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर ए का
रिजोल्यूशन या दो कंपोनेंट में डिवाइड करना, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यहां से यहां तक कौन से हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, और केवल इतना पार्ट क्या है, स्केलर कंपोनेंट्स। और एक बात याद रखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए और केवल कहा जाए कंपोनेंट्स, वेक्टर के कंपोनेंट्स, तो हमारा जनरल मीनिंग किससे होता है, स्केलर कंपोनेंट से, प्रोजेक्शन से। नहीं तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि वेक्टर कंपोनेंट आपको निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट बताना है, ये स्पेसिफाई किया जाएगा। कुछ ना स्पेसिफाई किया जाए तो हम अंडरस्टूड हो जाएंगे किसकी बात कर रहा है, केवल स्केलर कंपोनेंट की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, बस ये चीज याद रखनी है। तो ये हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख दिया, दोनों पार्ट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखिए, ये तो था अगर हमें एंगल थीटा पता हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, तो हम उस वेक्टर को इस तरीके से दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए पता है तो इसमें ए आ रहा है, और ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो पता हो, तो हम इसको आसानी से ए cos थीटा आई कैप, ए sin थीटा जे कैप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, वेक्टर अगर हमें गिवन है, अगर हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है, हमें क्या दिया है, थीटा और मैग्नीट्यूड, दो तरीके हैं, ए और थीटा दिया हुआ है तो हम वेक्टर को इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर वेक्टर हमें इस फॉर्मेट में लिखा हुआ दिया हुआ है तो हम ए और थीटा निकाल सकते हैं। जैसे यहां से tan थीटा अगर कहा जाए तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल्स टू ये आएगा, देखिए दिस अपॉन दिस, और इसको हमने क्या बोला है, ए sin थीटा को बोला है हमने ए वाई, ठीक है, और ए cos थीटा को क्या बोला है, ए एक्स, ठीक है। तो हम अगर ऐसे करें ए वाई अपॉन ए एक्स, तो ए वाई की वैल्यू क्या हो गई, ए sin थीटा, और ए एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ए cos थीटा, ए कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके से लिखा है, ये केवल इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और ए एक्स हमारा ये है ए cos थीटा, ए वाई हमारा है ए sin थीटा। तो इसको फिर से समझते हैं, देखिए ए वाई अपॉन ए एक्स अगर हम निकालें, ए वाई की वैल्यू है ए sin थीटा और ए एक्स की वैल्यू है ए cos थीटा, ए से ए कैंसिल, ये कितना आ गया, sin बाई cos tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आ गया हमारा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, और कंपोनेंट जब मैं बोल रहा हूं केवल, तो स्केलर कंपोनेंट से मतलब है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमें वेक्टर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सम नंबर इनटू आई कैप, सम नंबर इनटू जे कैप, तो हम बड़ी आसानी से उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ए और थीटा दिया हुआ है तो वेक्टर लिख सकते हैं, और अगर हमें वेक्टर लिखा हुआ पता है तो हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और उस वेक्टर का एंगल निकाल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा। याद रखिए, जिस एक्सिस के साथ एंगल हमें फाइंड आउट करना है वो कंपोनेंट नीचे रहेगा और दूसरा कंपोनेंट ऊपर रहेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए एक्स नीचे है ए वाई ऊपर है, तो ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू मैथमेटिकली tan इनवर्स कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ये होती है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज। tan को उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, थीटा यहां से निकल आएगा अगर हमें ए वाई और ए एक्स पता है तो। और अगर वेक्टर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ हमें मालूम है, जैसे लिख दूं मैं 3i कैप प्लस 5j कैप, तो इसका मतलब ax क्या हो गया 3 और ये क्या होगा 5, यहां रख दिया, तो उस वेक्टर का हमें एंगल पता चल जाएगा कि x एक्सिस के साथ वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। उसका मैग्नीट्यूड पता करना है तो मैग्नीट्यूड पता करने का हम तरीका पहले बता चुके हैं, यहां से भी पता कर सकते हो। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ये हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमेशा पाइथागोरस हम लगा सकते हैं
कैसे लिखेंगे यहां से, या ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए वाई कितना है, ए साइन थीटा, इसको स्क्वायर किया और इसको स्क्वायर किया, ऐड कर दिया, तो क्या लिखेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। ए वाई स्क्वायर क्या था, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम लोग, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, तो बचा क्या, ए स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब ए हमें निकालना है तो रूट ले लिया बोथ साइड, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड आएगा। तो दो चीजें याद रखिए आप, अगर आपको वेक्टर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ दिया हुआ है तो थीटा और उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और अगर आपको मैग्नीट्यूड और थीटा दिया हुआ है तो वेक्टर लिख सकते हैं। ये चीज याद रखिए, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। यहां से भी देख सकते थे, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और बेस को हमने क्या मान रखा है, ए एक्स, ए कॉस थीटा को क्या मान रखा है, ए एक्स, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वहीं से ये आ गया। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये निकालना है, तो हमें ए वाई और ए एक्स पता होना चाहिए। कहने का मतलब वेक्टर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ हमें मालूम होना चाहिए, ये नंबर्स होंगे, ठीक है। और अगर हमें इस फॉर्मेट में लिखना है तो हमें ए मालूम होना चाहिए और थीटा मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, उसके बारे में ऑल अबाउट ये हो गया। इस तरीके से हम रिजॉल्व कर लेंगे। अब एक बात और आती है दिमाग में कि अगर ये वेक्टर ऐसे ना हो करके जो थीटा एंगल पे है ऐसे हो जाए एकदम वर्टिकल, तभी वही चीज लगाएंगे। देखिए ऐसे अगर होता, ऐसे अगर होता तो यहां इसके टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते और हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो एक ही जगह पे आके गिरता, तो लेंथ क्या हो जाती है यहाँ पे, 0। इसका मतलब इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, 0, उसकी वैल्यू 0। तो हमेशा याद रखिए किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है। मैं कहूं इस वेक्टर का इसके 90 डिग्री की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बताइए, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर थीटा बन जाएगा 90, और जब थीटा बन जाएगा 90, एक्स एक्सिस से एंगल बन गया इसका 90, तो यहाँ 90 रखो, cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया, और यहाँ 90 डालोगे तो ये a आ जाएगा। तो टोटल वेक्टर किस तरफ को हो जाएगा, y एक्सिस की डायरेक्शन में। और यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये, तो y एक्सिस की डायरेक्शन में पूरा का पूरा वेक्टर आ जाएगा, जो ये था वही ये वेक्टर आ गया, ठीक है। और अगर वेक्टर इस तरीके से हो, एकदम हॉरिजॉन्टल हो x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे, तो पूरा का पूरा वेक्टर ही यहां चला आएगा प्रोजेक्शन में। तो इसके x एक्सिस के अलावा पूरा का पूरा वेक्टर है, लेकिन इसके टेल से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हेड से भी ड्रॉ करेंगे, तो एक ही जगह आके गिरेगा, लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस समय क्या होगा, इस वेक्टर का y एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। फिर वही बात हो गई, किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है, 0 हो जाएगा। यहां से भी निकाल सकते हैं, जब वेक्टर ऐसे हो गया तो वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल क्या हो गया, 0, क्योंकि ये पैरेलल हो गया x एक्सिस के, तो थीटा यहाँ 0 रखिए, यहाँ 0 रखिए। अब ये 0 हो जाएगा और ये a बन जाएगा, तो टोटल वेक्टर किस डायरेक्शन में हो गया, x एक्सिस की डायरेक्शन में। तो हमें इसको समझाने का मतलब क्या था, इसको समझाने का मतलब यह था कि किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनफाइनाइट डायरेक्शन है जो इस पर 90 डिग्री पे है। अभी भी 90 बन रहा है, अभी भी 90, अभी भी 90। तो इस पूरे प्लेन में इस वेक्टर का कोई कंपोनेंट नहीं होगा।
ठीक है, तो ये कहानी है। तो ये था हमारा, तो द वेक्टर हैव नो कंपोनेंट इन इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये इसका मीनिंग था। तो बाकी ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब यही चीज अगर हम 3D में कर दें कि 3 डायमेंशन में क्या होगा, तो हमने देखिए यहां पर अगर हम थीटा ऐसे भी निकाल सकते हैं, और एक और तरीका है, ये देखिए ax इज इक्वल टू क्या है, a cos थीटा, और ax क्या है, एक डायरेक्शन का कंपोनेंट है ना। और यहां से अगर हम निकालें cos थीटा, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, ax बाई a। a क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, कंप्लीट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ax क्या है, x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट अपॉन टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या देगा, cos थीटा। ओके, ये हो गया हमारा cos थीटा। तो ऐसे 3D में जब हम करते हैं, तो वहां पर भी बताए थे कि x कंपोनेंट अपॉन टोटल वेक्टर, वो cos अल्फा होता था, y के साथ cos बीटा, उसके साथ cos गामा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ए वाई यहां से ये देखें, ये अगर ये हम कहें ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो जो एंगल इस वाली लाइन के साथ बनाएगा ये वेक्टर, वही एंगल इस वाली लाइन के साथ बनाएगा, जैसा मैंने यहां बताया था, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल थी, यहां पर ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये हो गया, मान लेते हैं एंगल कुछ बीटा मान लिया, और बीटा प्लस थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, तो हम थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, देखिए थीटा की जगह रख सकते हैं 90 माइनस बीटा। इस थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, पूरा 90 माइनस, उससे 90 से बीटा माइनस कर दो तो ये निकल आएगा। तो 90 माइनस बीटा करोगे तो ये कॉस बीटा आ जाएगा, और कॉस बीटा फिर क्या निकलेगा, ए वाई बाई ए। ठीक है, और बीटा है क्या, एंगल विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ ये वेक्टर क्या एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो उसका कॉस बीटा क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट अपॉन टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से अगर हम ये लिखें कॉस बीटा इज इक्वल टू, वो हो जाएगा ए वाई बाई टोटल मैग्नीट्यूड वेक्टर। तो ये तो लगता है किसमें, 2D में। तो सिंपली अगर हम 3D में बनाएंगे, तो वहां पर एक्स एक्सिस के साथ जो वेक्टर एंगल बना रहा है उसको अल्फा कह दिए, वाई एक्सिस के साथ वेक्टर जो एंगल बना रहा है उसको बीटा कह दिए, जेड के साथ गामा कह दिए। तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, ए एक्स बाई ए, cos बीटा क्या हो जाएगा, ए एक्स बाई ए वाई बाई ए, और cos गामा क्या हो जाएगा, ए जेड बाई ए। वहां जेड कंपोनेंट भी आएगा, यहाँ पर दो कंपोनेंट में केवल हमने एक प्लेन में डिवाइड किया, तो 3D वेक्टर में वो चीजें हो जाएंगी। और उसमें एक और कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर प्लस ए जेड के टाइप। बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल वही तरीके से होगा। टोटल मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और टेन थीटा निकालने का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हमने बताया, और टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा भी लिख सकते हो, वो हमने एक पिछली वीडियो में बताया है डायग्राम बना करके, 3D डायग्राम। तो इस तरीके से हम 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, और वो तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब उसको 3 डायमेंशन में डिवाइड करेंगे, 3 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो एक जेड एक्सिस भी मान लेंगे, एक जेड एक्सिस भी चूज कर लेंगे, और उसके डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आ जाएगा जिसको हम ए जेड कह देंगे। ठीक है, और वो ए जेड भी, उसकी भी वैल्यू कुछ होगी, जैसे यहाँ पर ए एक्स और ए वाई की। तो सिमिलर इसी तरीके से हम उसको भी समझ सकते हैं। तो बस केवल क्या होगा, पूरे सिनेरियो में यहां पर चेंज आएगा। तो हम यहां पर अगर लिखना चाहें इन 3D या इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के।
ये आ जाएगा, एक कंपोनेंट और बढ़ जाएगा जैसे वहां था। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम 3D में लिख देंगे। ओके जी। और एंगल निकालने का तरीका कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बनाएगा, वो तरीका मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, वो भी हो जाएगा। जैसे हम कहें ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो है अल्फा, तो उसका कॉस लेंगे जब हम, कॉस अल्फा वो आएगा ए एक्स बाई टोटल इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है। वैसे ही कॉस बीटा, बीटा क्या है, ये वेक्टर जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसका कॉस लेंगे तो आ जाएगा ए वाई बाई ए। और ऐसे ही कॉस गामा, गामा क्या है, ये वाला वेक्टर जो वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो गामा है, उसका कॉस लेंगे तो ए जेड बाई ए आ जाएगा। तो इससे हम इस वेक्टर की डायरेक्शन बता देंगे, और इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइंस भी कहते हैं, बोला था हमने। ये वेक्टर हो गया, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इस तरीके से हम डायरेक्शन बता देंगे और ये लिखने का तरीका होगा। ठीक है, तो हमें किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पता है और एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल पता है तो हम उस वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं। ए एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा, ए वाई क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा, ए जेड क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा, यहां रख देंगे। तो अल्फा बीटा गामा पता हो और इसका मैग्नीट्यूड पता हो, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, मान लीजिए 10, और उस वेक्टर के वो वेक्टर जो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो दे दिया जाए, तो हम उस वेक्टर को 3D में बड़ी आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, इस वेक्टर को ऐसे लिखेंगे a टाइम्स, ये पहले भी लिख चुका हूं मैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कॉस अल्फा आई का प्लस कॉस बीटा जे का प्लस कॉस गामा के का, ये सारा चीज डिटेल में हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसका दूसरा फैक्टर क्या है, हमें मैग्नीट्यूड पता हो, एंगल्स पता हो तो वेक्टर को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हमें वेक्टर पता हो, इस तरीके से वेक्टर पता हो, तो उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल कैसे निकालेंगे, ऐसे। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर था, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट और हो जाएगा, तो इसका मॉड जो होगा मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब इसको 3D में बना के हमने बताया है सब, दोबारा 3D में बना के समझाने का कोई मतलब नहीं है, बस इतना हमारा रिजोल्यूशन में आएगा। तो रिजोल्यूशन पार्ट हमारा हो गया फिनिश। अब इसके आगे हम लोग आएंगे किसमें, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है और जीरो वेक्टर क्या होता है। बस इसके बाद हमारा वेक्टर का ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिनिश, फिर न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।